ओके। अब अगला टॉपिक जो हम लोग शुरू कर रहे हैं वो शुरू कर रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, प्रॉपर्टी नंबर 2, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है कि किसी भी एटम को आयोनाइज करने के लिए आपको कितनी एनर्जी चाहिए। आयोनाइज करने का मतलब होता है कि उस एटम के ऊपर हम लोगों को पॉजिटिव चार्ज लेकर आना है। और पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब वो क्या करेगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। ठीक है, तो किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम लोगों को कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, उसे हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। क्या डेफिनेशन हो जाएगी कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। वॉइस क्लियर है खुशी? यस सर, क्लियर है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to remove the most loosely electron from an atom taken in isolated gaseous state। तो यहां पर सबसे पहली बात जो है आइसोलेटेड गैसियस स्टेट। ठीक है, सबसे पहली बात कि उस एटम को आयोनाइज करने के लिए, उसका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आप लोगों को जो एनर्जी लगानी है उसे आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। सबसे पहली बात कि एटम जो है वो आपका किस में होना चाहिए? गैसियस स्टेट में होना चाहिए। कि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लेगा या इलेक्ट्रॉन देगा तो वो गैसियस स्टेट में करेगा। उसके बाद बोलता है कि मोस्ट लूजली इलेक्ट्रॉन। तो मोस्ट लूजली इलेक्ट्रॉन से आप समझ सकते हैं कि जो आउटर मोस्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन होगा, आउटर मोस्ट शेल वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो लूजली बाउंड होगा। कैसे? जैसे मैं कहता हूं, मेरी बात समझना जो मैं कह रहा हूं। जैसे मैं कह रहा हूं कि भैया ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये पहली शेल, ये दूसरी शेल, ये तीसरी शेल। ठीक है, इस यहाँ पर न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। इन शेल्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में कौन सा फोर्स है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक होगा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा, जो न्यूक्लियस के जितने नजदीक होगा। और जितना न्यूक्लियस से बाहर जाते जाएंगे, दूर जाते जाएंगे, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। जितना ज्यादा R होगा फोर्स उतना ही कम होगा। ठीक है, तो सबसे बाहर वाली शेल में R सबसे ज्यादा होता है, इसका मतलब उसका फोर्स सबसे कम है। तो आपको जो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं वो आउटर मोस्ट सेल से निकालने हैं। जैसे मैं कहता हूं कि मान लीजिए, मैं कहता हूं कि मेरे पास कोई मेटल एटम M है गैसियस स्टेट में। अगर आप उस पर आयोनाइजेशन एनर्जी लगा रहे हैं तो उसने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ने छोड़ दिया। अगर इस M पॉजिटिव पर फिर से अगर हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी लगाते हैं तो वो फिर से अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। क्या हो जाएगा? M2 पॉजिटिव गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन। उसके बाद M2 पॉजिटिव पर फिर से अगर आप आयोनाइजेशन एनर्जी लगा रहे हैं तो वो फिर से अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। क्या बन जाएगा? M3 पॉजिटिव गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन। अब मेरी बात ढंग से सुनना, ठीक है? एक बार वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि आप मेरे को दिखते रहें। देखिए, यहां पर मेटल एटम जो है वो आपके पास न्यूट्रल स्टेट में था। ठीक है, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन जब निकाला तो उसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी।
दूसरा निकाला तो उसे हम लोग बोलते हैं सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, और जब तीसरा निकालते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन निकाला है दैट इज फर्स्ट आयोनाइजेशन, उसके बाद जो दूसरा निकाला दैट इज सेकेंड आयोनाइजेशन, उसके बाद जो निकाला दैट इज थर्ड आयोनाइजेशन। अब मेरी बात जो मैं कह रहा हूं क्या, कि सबसे पहले आपने जो इलेक्ट्रॉन निकाला होगा वो सबसे ज्यादा लूजली बाउंड होगा। ये आपने क्या कहा, आपने कहा कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन निकला होगा वो सबसे ज्यादा लूजली बाउंड होगा। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन निकाला होगा वो उससे थोड़ा टाइट जुड़ा होगा, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन निकाला होगा वो उससे थोड़ा और टाइट जुड़ा होगा। जितना ज्यादा फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। जितना ज्यादा फोर्स होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट उतनी ही ज्यादा होती चली जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बोलूं, अगर तीनों आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो सबसे ज्यादा कौन सी हुई, थर्ड, उसके बाद कौन सी, सेकंड, उसके बाद कौन सी, फर्स्ट। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सी हो गई, थर्ड, उसके बाद कौन सी हो गई, सेकंड, उसके बाद कौन सी हो गई, फर्स्ट। क्योंकि सबसे पहले आपने वो निकाला है जो सबसे ज्यादा लूजली बाउंड है, उसके बाद जो निकाल रहे हो वो उससे थोड़ा ज्यादा फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब वहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो ज्यादा होगी। उसके बाद जो निकाल रहे हैं उससे थोड़ा और टाइट जुड़ा हुआ है, इसलिए थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, उसके बाद सेकंड, उसके बाद फर्स्ट। इन आयोनाइजेशन एनर्जी को, द आयोनाइजेशन एनर्जी which is required to remove successive electrons, सक्सेसिव का मतलब होता है कि लगातार निकाले, पहले पहला निकाला, फिर उसके बाद दूसरा निकाला, फिर उसके बाद तीसरा निकाला, फिर उसके बाद तो लगातार जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, सबसे पहला पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, फिर उसके बाद दूसरा निकाल दिया, फिर तीसरा निकाल दिया। इस तरह से अगर कॉन्जिक्यूटिव अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालते रहे तो उसे हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, कि वो आयोनाइजेशन एनर्जी जो लगातार इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर तीन सक्सेसिव है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। उसके बाद दूसरी चीज यहाँ पर क्या बोली गई, दूसरी चीज यहाँ पर क्या बोलता है, इट इज इम्पॉसिबल, it is impossible to remove more than 3 electrons from an atom। एक एटम में से 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालना जो है वो इम्पॉसिबल है। इट इज इम्पॉसिबल टू रिमूव मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ती चली जा रही है। सबसे कम थी फर्स्ट, उसके बाद थोड़ी ज्यादा हो गई सेकंड, उसके बाद थर्ड और ज्यादा हो गई। हम लोग बोल रहे हैं 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, क्यों, बिकॉज द requirement of ionization energy is very high, क्योंकि जो आयोनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा है, which is not easily available, जो आपको easily available नहीं होगी, which is not easily available। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर एक चीज याद रखें, यहाँ पर ढंग से सुन लेना। जब भी आपसे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें, मेरी बात अगर समझ में आ जाए तो एक बार अपने आप को अनम्यूट करके बोल देना। जब भी वो आपसे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कहे तो इसका मतलब हम लोगों को पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है। जब आप लोगों से सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें, मतलब आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं, आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं। जब आपसे थर्ड आयोनाइजेशन की बात करें, मतलब आप जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं और तीसरा इलेक्ट्रॉन आप लोग निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपसे कहीं पर कह रहा है कि भैया फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ
कि हम लोग कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं, हम पहला फर्स्ट। इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, मतलब एटम आपको, एटम किस स्टेट में है, न्यूट्रल स्टेट में है, तब आप लोग उसमें से पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। भैया पहला तभी निकलेगा ना जब वो न्यूट्रल है। ठीक है, अगर कहीं पर बात करें सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, तो सेकंड का मतलब हुआ कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं, निकालना चाहते हैं। मतलब कितना निकल चुका है, मतलब एक एक निकल चुका है। इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। अगर बोले थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालना है, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है। थर्ड। कितने निकल चुके हैं, मतलब कितने निकल चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी तो आप लोग आयोनाइजेशन एनर्जी का कोई भी क्वेश्चन बड़ी इजीली कर पाओगे, अगर आपको ये 3 बातें जो मैंने लिखी हैं ये अगर आपको समझ में आ गई हो। ये 3 बातें अगर आपको समझ में आ गई हो तो आप लोग आराम से कोई भी आयोनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो कर पाएंगे। ठीक है, ओके। अब मैं शुरू करता हूं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, एक बार स्क्रीन शेयर करते हैं दूसरी। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स which affecting आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब कौन से फैक्टर हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर है एटॉमिक रेडियाई। अब देखिए मैं जो बोल रहा हूं वो ढंग से मेरी बात सुन लेना। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी, इस चैप्टर में एक चीज आप लोग याद रखें, क्या चीज, कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव यानी कि न्यूक्लियर चार्ज, एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ठीक है, और एक चीज हम लोगों ने बता दी कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। जितना ज्यादा फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होगा आयोनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट उतनी ही ज्यादा होगी। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात सुनिए। अगर साइज कम है, अगर साइज कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, और फोर्स ज्यादा है देन आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा। ठीक है, समझ पा रहे हैं। यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि अगर साइज कम है तो इसका मतलब फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, और फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी। दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। दूसरा फैक्टर क्या है, न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज के बारे में क्या बोल रहे हैं, हमने अभी बात करी कि चार्ज ज्यादा है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ठीक है, अगर चार्ज ज्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, अगर फोर्स चार्ज ज्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा है तो इसका मतलब फोर्स ज्यादा, और फोर्स ज्यादा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा। ठीक है, तीसरे फैक्टर पे आते हैं। The third factor is कौन सा, स्क्रीनिंग इफेक्ट। अभी जस्ट हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ा है। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट में हमने पढ़ा था क्या, कि Z इफेक्टिव इक्वल टू Z माइनस S।
Z इफेक्टिव इक्वल टू Z माइनस S। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट कौन क्रिएट करता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट क्रिएट करे जाते हैं अंदर वाली शेल के द्वारा। जो अंदर वाली शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं, कभी भी बाहर वाली शेल क्रिएट नहीं करेगी। जो अंदर सेल्स है वो आपकी स्क्रीनिंग इफेक्ट क्रिएट करेगी। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, अगर देखिए मैं कहता हूं देखिए ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल। ठीक है, मान लीजिए यहां पर हम लोग जेड इफेक्टिव कैलकुलेट कर रहे थे, तो स्क्रीनिंग कौन दे रहा है? अंदर वाले दे रहे हैं। ठीक है, अभी मान लीजिए यहां पर कम इंसान है। ठीक, ये सूरज है, सन है आपका, ये प्लेनेट्स हैं। मान लीजिए अगर अंदर वाले प्लेनेट्स में पीपल्स जो है, लोगों की जनसंख्या जो है वो बढ़ जाए, अगर अंदर वाले प्लेनेट्स में लोगों की जनसंख्या जो है, पॉपुलेशन जो है वो क्या हो जाए? बढ़ जाए। अगर पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो बाहर वाली शेल तक जो चार्ज पहुंचना है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर पॉपुलेशन बढ़ गई तो बाहर वाली शेल तक जो चार्ज पहुंचना था वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो चार्ज को रोक लेंगे। तो हम लोग यही बोल रहे हैं कि इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इनर शेल, अगर अंदर वाली शेल में इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इनर शेल इंक्रीजेस, if number of electrons in inner cell increases, so तो क्या होगा? so मैं यहाँ पॉपुलेशन जो बोल रहा हूँ वो मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैं। if number of electrons in inner cell increases, so क्या बढ़ जाएगा? so screening constant, मतलब जो S की वैल्यू है, so screening constant increases by which, अगर S की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी तो Z इफेक्टिव क्या हो जाएगा? by which Z इफेक्टिव decreases। अगर स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी तो इसका मतलब जेड इफेक्टिव जो है वो क्या होता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा। और हमने अभी बताया क्या कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। अगर जेड इफेक्टिव कम हो गया सो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई एटम जो है, अगर अंदर वाली शेल्स में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो उनकी जो स्क्रीन चार्ज रोकने की जो पावर है वो भी बढ़ जाएगी, जिससे बाहर वाली शेल में जो चार्ज पहुंचना था वो क्या हो गया? कम हो गया। और चार्ज कम हो गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, और फोर्स कम हो गया तो इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम हो गई। अब उठाते हैं फैक्टर नंबर 4। ठीक है, फैक्टर नंबर 4 क्या है? देखिए आपसे जो आपका सब्जेक्टिव टेस्ट होगा वहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी पूछता रहता है हमेशा। ठीक है, दूसरा है पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट, पेनिट्रेशन इफेक्ट मतलब पेनिट्रेट करने की पावर। पेनिट्रेशन इफेक्ट मतलब पेनिट्रेट, पेनिट्रेट तो आप समझते होंगे। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल, ठीक है, और ये फोर्थ शेल। अब मेरी बात ढंग से सुनना। ठीक, न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा नजदीक पहली सेल में सिर्फ और सिर्फ एस के इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लेंगे तब क्लियर हो जाएगा। दूसरे वाले में नए ऐड होते हैं कौन से? पी के। तीसरी वाली में नए ऐड होते हैं कौन से? डी के। और चौथे वाले में नए ऐड होते हैं एफ के। देखो यहाँ पर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और वो किसके होते हैं? एस के होते हैं। दूसरी वाली में एस और पी के इलेक्ट्रॉन आते हैं तो एस की बात कर ली, पी के नए ऐड हो गए। तीसरे वाले में एस पी और डी के इलेक्ट्रॉन आते हैं तो नया कौन आया? डी। चौथे वाले में एस पी डी एफ होता है तो नया कौन आया? एफ। अब मेरे को ये बताइए, आपको जो इलेक्ट्रॉन निकालना है तो सबसे ज्यादा कम पावर किसके इलेक्ट्रॉन निकालने में लगेगी? एफ के या डी के या पी के या एस के? सबसे कम पावर तो सबसे बाहर कौन है? एफ के हैं, इसलिए इसकी पावर सबसे कम लगेगी। ठीक है, उसके बाद किसमें लगेगी? डी में। उसके बाद किसमें लगेगी? पी में। उसके बाद किसमें लगेगी? एस में। तो मैं बोल रहा हूं ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन पावर, ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा किसके लिए है? एस के लिए है।
उसके बाद P के लिए, उसके बाद D के लिए, उसके बाद F के लिए, ठीक है। एंड उसके बाद क्या है कि देखिए जितनी ज्यादा पेनिट्रेशन होगी, आपको S के इलेक्ट्रॉन निकालने तो आपको एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि आपको काफी ज्यादा पेनिट्रेट करके अंदर जाना है। एंड क्या बोल रहा हूं, पेनिट्रेटिंग पावर, penetrating power is directly proportional to ionization energy। जितनी ज्यादा penetrating power होगी, ionization energy उतनी ही ज्यादा होगी। मैं क्या बोल रहा हूं, more the penetrating power, more the penetrating power, more will be its आयोनाइजेशन एनर्जी। जितनी ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होगी, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसके लिए हुई यहाँ पर, किसके लिए हुई, एस के लिए, फिर उसके बाद पी के लिए, उसके बाद डी के लिए, उसके बाद एफ के लिए। तो एफ के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी, उसके बाद पी, उसके बाद डी, उसके बाद एस। तो एस की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी पेनिट्रेशन पावर के हिसाब से, ठीक है। फैक्टर नंबर 5 पर आते हैं, और ये पांचवा जो फैक्टर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही सब कुछ डिसाइड कर देता है। कई बार ये जो बाकी फैक्टर्स जो हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं इस फैक्टर की वजह से। ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये फैक्टर आपको अच्छे से तब समझ में आएगा अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना जानते हैं तो। खुशी, आज ठाकुर सर कहाँ तक पहुंच गए हैं क्वांटम नंबर्स में? सर ने भी वो करवा दिया, टाइप्स टाइप्स करवा टाइप्स दी, करवाए हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं करवाई थी, यस कल सर। करवा दी। ठीक, नो सर, कल करवाएंगे। कोई बात नहीं। अब मैं क्या बोलता हूँ, जब आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख लेंगे तो वहां पर आप क्या देखेंगे, कोई एटम जो है वो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन का है, कोई एटम जो है वो फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन का है। तो वो एटम अभी मैं बताऊंगा, दोज एटम्स which have half filled और फुल्ली फिल्ड, अगर किसी एटम की हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, those atom which have half filled और fully filled stable electronic configuration are stable। वो कैसे होंगे, स्टेबल होंगे अगर किसी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड है। सो और अगर वो स्टेबल है तो वो इलेक्ट्रॉन क्यों छोड़ना चाहेगा, वो इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ना चाहेगा। सो द रिक्वायरमेंट ऑफ ionization energy is very high। इसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। क्यों, कि जो एटम हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन का है उसके लिए वो स्टेबल है, तो वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ना चाहेंगे, तो इसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। जिस अब कहता है, देखिए आप लोग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले फैक्टर की बात कर रहे हैं, आपके सारे वेरिएशन, सारे फैक्टर्स खत्म हो जाएंगे अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला फैक्टर लगता है तो। जैसे मैं कहूं, देखिए मेरे को दो दे दिए गए, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 1s2 2s2 2p3। नाइट्रोजन 1s, s में एक ही ऑर्बिटल होता है, आज आपने पढ़ लिया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन है। 2s में भी एक ही ऑर्बिटल होता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल का नाम होता है क्या, px, एक का नाम क्या होता है py, एक का नाम क्या होता है pz। सर ने बता दिए होंगे आज, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन है, सिंगल सिंगल एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तीनों में। देखिए p में टोटल सर ने आज बताया कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। कितने आ चुके हैं, 3 आ चुके हैं। कैसा हो गया, हाफ फिल्ड हो गया। ऐसा हो गया, हाफ फिल्ड हो गया। अगर हाफ फिल्ड है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी, और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अगली स्लाइड, इसी स्लाइड में चल लेते हैं एक बार दोबारा से। खुशी राइट डाउन कर लिया यहाँ तक? यस सर। ठीक है, एक बार अब देखिए, जब भी आप लोगों से आयोनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछता है,
कि किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, तो हमेशा सबसे पहला फैक्टर जो आपको लगाना है वो कौन सा लगाना है, हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला फैक्टर ना लगे तब आप लोग वहां पर दूसरा फैक्टर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, चलिए मान लीजिए मेरे से क्वेश्चन पूछा गया कि आउट ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन which has greater amount of first ionization energy, किसके अंदर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। अब मेरी बात ढंग से सुनना, किसके अंदर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। फर्स्ट की बात कर रहा है, मतलब ये दोनों एटम जो है वो आपको किस में मिलेंगे, ग्राउंड स्टेट में मिलेंगे, विदाउट चार्ज के, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ा होगा। 1s2 2s2 2p3, ठीक है, 1s, ये 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये उसके बाद 2p में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए लिखता हूं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना, 8, 1s2 2s2 2p4, ये 1s में एक ही ऑर्बिटल होता है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 2s में एक ही ऑर्बिटल होता है, 2 इलेक्ट्रॉन है। p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 और ये 4। ये आप समझ जाओगे कैसे भरे जाते हैं जब कल सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा देंगे। अब इनमें से देखिए कौन सा हाफ फिल्ड है, कौन सा हाफ फिल्ड है, नाइट्रोजन हाफ फिल्ड है, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन हाफ फिल्ड है, इसलिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से आयोनाइजेशन एनर्जी कौन सी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, नाइट्रोजन की। किससे ज्यादा, ऑक्सीजन से। रीजन पूछा जाए तो रीजन क्या है, बिकॉज नाइट्रोजन इज half filled, sorry, nitrogen is half filled stable electronic configuration। ये नाइट्रोजन जो है उसके पास है, नाइट्रोजन हैज हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे चेंज कर देते हैं। मैं इस क्वेश्चन को क्या चेंज कर रहा हूं कि आपसे पूछा गया है कि आउट ऑफ nitrogen and oxygen which has greater second ionization energy, किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कौन सी, सेकंड वाली। फर्स्ट वाली की बात नहीं कर रहा, सेकंड की बात कर रहा है। देखिए आपसे आयोनाइजेशन एनर्जी से कभी भी जो एमसीक्यू पूछा जाता है वो इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर पूछा जाता है, इसलिए ढंग से देख लेना। आउट ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन व्हिच हैज ग्रेटर सेकंड आयोनाइजेशन। अब सेकंड का मतलब है, पीछे बताया अभी कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालना है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है। मतलब कितना निकल चुका होगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। ठीक है, तो आप लोग जो है अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे वो नाइट्रोजन की नहीं लिखेंगे, नाइट्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के लिखेंगे। ऑक्सीजन की नहीं लिखेंगे, ऑक्सीजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के लिखेंगे। ठीक, अब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी ऊपर कितनी थी, एक सेकेंड, नाइट्रोजन की ग्राउंड स्टेट में थी 1s2 2s2 2p3। अगर आप यहाँ पर ढंग से देख पा रहे हो तो 1s2 2s2 2p3, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो आउटर मोस्ट सेल 2p में से, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p2। ऑक्सीजन में से क्या हो जाएगा निकालने के बाद, 1s2 2s2 2p3। तो अब आप मेरे को बताइए कि किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, फर्स्ट की ज्यादा हो, सॉरी नाइट्रोजन की ज्यादा होगी या ऑक्सीजन की ज्यादा होगी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की ज्यादा होगी। अब क्यों, क्या रीजन है कि अब ऑक्सीजन जो है एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ऑक्सीजन जो है वो क्या हो गया है, हाफ फिल्ड हो गया है, और ऑक्सीजन हाफ फिल्ड हो गया, इसलिए इसका मतलब इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या ज्यादा हो जाएगी। तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर बात करता है तो वो किसकी ज्यादा है,
ऑक्सीजन की ज्यादा है, किससे ज्यादा है? नाइट्रोजन से। ठीक, अगला एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं। पूछा गया कि 10 मिनट बाद खुशी टाइम हो जाएगा, अगर आपने खाना वाना नहीं खाया तो खा लेना, मैं तो लेक्चर बनाता रहूंगा क्योंकि मेरे को आयोनाइजेशन खत्म करना है आज। ठीक है, तो उसके बाद कहता है मान लीजिए आपको, और अगर आप फ्री हैं तो चाहे वापस से ज्वाइन करना चाहें तो कर लेना। ठीक है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन दिया गया बेरिलियम और बोरॉन में से किसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी? तो बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई 1s2 2s2। बोरॉन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 5, 1s2 2s2 2p1। तो अब आप मेरे को ये देख के बताइए, ये 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, भर दिया। ये 2s में भी एक ही ऑर्बिटल है, भर दिया। ठीक है, बोरॉन में 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद 2p में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको यहाँ पर कौन सा स्टेबल लग रहा है? बेरिलियम स्टेबल लग रहा है या बोरॉन स्टेबल लग रहा है? बेरिलियम। बेरिलियम स्टेबल है, क्यों? क्योंकि उसकी स्टेबल फुल्ली फिल्ड है, बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, इसलिए उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, फर्स्ट आयोनाइजेशन। ठीक है, ओके। मान लीजिए अब आपसे कहता है, चल रहा हूं नीचे में। ठीक है, मान लीजिए अब आप लोगों से, देखिए मैं फिर बोल रहा हूं, इसके क्वेश्चन को करने के लिए आप लोगों को आयोनाइज वेरिएशन, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी जरूरी है। अब अगला मेरे को दे दिया गया Mn और Fe। ठीक है, Mn और क्या दे दिया? Fe दे दिया। Mn का एटॉमिक नंबर होता है 25, Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26, और बोला किसकी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी? अब थर्ड का मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं? 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। ठीक है, कौन सा निकालना है? तीसरा निकालना है। मतलब एटम जो आपको मिलेगा उसके ऊपर ऑलरेडी कितना चार्ज होगा? 2 पॉजिटिव। ठीक है, चलो मैं मैग्नीज की ग्राउंड स्टेट में लिख लेता हूँ। एटॉमिक नंबर 25 क्या हो गया? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2। ठीक है, ओके। Mn में से कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं? 3 पॉजिटिव चेक करना है, मतलब कितने निकाल दोगे? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे। तो 2 निकालने के बाद सबसे पहले आउटर मोस्ट सेल कौन सी? 4s, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये बच गया। Fe की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब Fe में से भी 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 2 इलेक्ट्रॉन किसके निकल जाएंगे? आउटर मोस्ट 4s के। क्या बच गया? 3d6। ठीक, अब कहता है 3d6 बच गया। आपको सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लास्ट वाले 2 लिख लो। 3p के लिए लिखता हूं। कितने ऑर्बिटल होते हैं? p में 3, 1 2 3 4 5 6। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? p पूरा भर गया। d में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, सब में एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। Fe के लिए लिखते हैं तो p में 3 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6। तो ये 3p हो गया, ये 3d हो गया। तो अब आप मेरे को एक बार चेक करके बताना, जब मैं ये लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 और ये 6, इन दोनों में से Fe और Mn में से कौन ज्यादा स्टेबल है? Mn।
Mn ज्यादा स्टेबल है क्योंकि उसका D जो है वो कैसा हो गया, हाफ फिल्ड हो गया, और D अगर इसका हाफ फिल्ड है तो इसका मतलब इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अगली स्लाइड पर आते हैं, इसी में कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बचा है, आयोनाइजेशन एनर्जी बस खत्म होने वाला है एक। उसके बाद क्या कह रहा है, वेरिएशन ऑफ, जैसे आपने एटॉमिक रेडियाई का वेरिएशन पढ़ा था वैसे ही वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन पढ़ते हैं। फर्स्ट अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड का मतलब क्या था, अलोंग द पीरियड का मतलब था और मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कि आपके पास जो पीरियोडिक टेबल है आप उसमें लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं। ठीक है, आपने एटॉमिक रेडियस वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी। आप मेरे को ये बताइए कि एज वी मूव अलोंग द पीरियड, जब मैं अलोंग द पीरियड मूव करता हूं, अमित जी म्यूट कर दीजिए, एज वी मूव अलोंग द पीरियड और मूविंग फ्रॉम, as we move along the period or moving from left to right, आपने पढ़ा था क्या, एटॉमिक रेडियाई along the period क्या होती है, डिक्रीज होती है, एंड एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर रेडियाई डिक्रीज हो गई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस किस का, इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस का, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो गया तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि भैया अमित कुमार जी एंड मुस्कान चौहान जी वीडियो ऑन कर लीजिए अपना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ जाता है तो इसका मतलब उनके बीच में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ गया, तो आप लोगों को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी उतनी ही ज्यादा लगानी पड़ेगी। ठीक है, ओके, अगले फैक्टर पे अगला वेरिएशन है सेकेंड वेरिएशन है अलोंग द ग्रुप। तो अलोंग द ग्रुप का अगर वेरिएशन की हम लोग बात करें, या फिर बोल सकते हैं और मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो आपने एटॉमिक रेडियाई का वेरिएशन पढ़ लिया कि टॉप टू बॉटम क्या होती है। ऊपर से नीचे चलते हो ग्रुप में तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, पीछे पढ़ा, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, शेल्स बढ़ने के कारण एटॉमिक रेडियाई बढ़ रही थी, और साइज अगर बढ़ गया तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और फोर्स कम हो गया तो इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये था। अभी एक बार हम लोग है जो उसके नेक्स्ट मीटिंग ओवर होने वाली है ये। ठीक है, अलोंग द पीरियड और अलोंग द ग्रुप का वेरिएशन जो है वो आप लोगों को अच्छे से आता हो। मेन फैक्टर है जो वो क्या है, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मेरी बात सुन लेना, मैं कंक्लूजन सा लिखता हूं यहाँ पर। वो कंक्लूजन क्या है कि आयोनाइजेशन एनर्जी is directly proportional to force, and force is directly proportional to Z effective या फिर nuclear charge and inversely proportional to R square। ठीक है, और directly proportional to electronic configuration, कैसी, stable electronic configuration। ये चीज है, अगर ये आपको आती होगी तो आप लोग आयोनाइजेशन एनर्जी का क्वेश्चन कर पाएंगे। और दूसरी बात ये कि आपको ये पता हो कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कब निकालना है। फर्स्ट आयोनाइजेशन की बोले मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है, सेकेंड आयोनाइजेशन की बोले मतलब दूसरा निकालना है, एक निकल चुका है, थर्ड आयोनाइजेशन की बोले मतलब दो निकल चुके हैं, आप लोगों को तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलना है। किसी भी टाइम मिनट ओवर मीटिंग ओवर हो सकती है, तो उसके बाद आप लोग
अगर दोबारा से आना चाहे कोई बच्चा तो वो आ सकता है, ठीक है। एक बार मैं शेयरिंग स्टॉप करता हूँ, दोबारा से शुरू करूंगा फिर उसके बाद। ये सबको दोनों को, ठीक है। उसके बाद देखिए मैं एक क्वेश्चन करता हूं। क्वेश्चन है व्हाई noble gases have very high ionization energy। नोबल गैसेस की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इसके लिए रीजन क्या है? तो देखिए इतना तो आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ लिया होगा कि सभी नोबल गैसेस जो हैं वो फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली होती हैं। सभी नोबल गैसेस जो हैं, देखिए मैं कहूं जैसे कि मान लीजिए नियॉन के लिए लिखते हैं एटॉमिक नंबर 10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6। तो किसी भी नोबल गैस के लिए अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आप देखेंगे कि उसके सारे ऑर्बिटल्स जो हैं वो फुल्ली फिल्ड हैं। सारे ऑर्बिटल्स जो हैं वो उसके कैसे हैं? फुल्ली फिल्ड हैं। और फुल्ली फिल्ड है मतलब कैसी कॉन्फ़िगरेशन होगी? स्टेबल होगी। और स्टेबल है तो वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ना चाहेगा, इसलिए वहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, नोबल गैसेस, ऑल द नोबल गैसेस लिख सकते हैं, फिर सिर्फ नोबल गैसेस, नोबल गैसेस हैव fully filled stable इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैसेज जो हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो फुल्ली फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बिकॉज all the orbitals are fully filled। ठीक है। सो the requirement of ionization energy to remove the electron is very high। So the requirement of ionization energy to remove the electron is very high, which is not easily available। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी में से इलेक्ट्रॉन निकालना जो है वो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल सी बात है, which is not easily available। नोबल गैसेस में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको जो आयोनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा होती है, which is not easily available, जो आपको आराम से अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद मैं कह रहा हूं यहाँ पर आप लोगों के पास पीरियोडिक टेबल होगी। एक बार पीरियोडिक टेबल में आप लोग मेरे को देख के बताइए, इस तरह से आपके पास पीरियोडिक टेबल थी, एक बार ढंग से मेरे को बताना जो मैं पूछ रहा हूं। ठीक है। क्या है? ये लेफ्ट हिस्सा है, ये राइट हिस्सा है। ठीक है। आप लोग जब अलोंग द पीरियड चलते हैं तो आपने कहा कि फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है क्योंकि साइज कम हुआ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ गया तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगी। ठीक। और अगर आप लोग टॉप टू बॉटम चलते हैं तो साइज का बढ़ता है, और साइज बढ़ता है तो इसका मतलब फोर्स कम होता है, और फोर्स कम होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम हो जाएगी। ठीक। तो सबसे पहली नॉर्मल बात कि वो एलिमेंट जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, कम आयोनाइजेशन एनर्जी वाला आपके हिसाब से पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट में होना चाहिए या राइट में होना चाहिए? कम आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट वाला राइट आपके हिसाब से पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट में होना चाहिए या राइट में होना चाहिए? जब आप लेफ्ट से राइट चल रहे हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, राइट इसका मतलब लेफ्ट में जो एलिमेंट होंगे उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। खुद सोचो, मान लीजिए सेकंड पीरियड उठा लेते हैं, लिथियम
बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो लेफ्ट से राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है। इसका मतलब लिथियम जो कि लेफ्ट में प्रेजेंट है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे क्या हुई, कम हुई। ठीक, तो हम लोग बोल रहे हैं लेफ्ट में सबसे पहला ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी। ठीक है, अब ग्रुप फर्स्ट में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। फ्रैंकियम नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। ये एलिमेंट होते हैं फर्स्ट ग्रुप में। ठीक है, तो आप मेरे को बताइए फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट में सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? लिथियम। आप नीचे की तरफ चलेंगे, आप अलोंग द ग्रुप चलेंगे तो साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। साइज बढ़ जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और फोर्स कम हो जाएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो सीजियम सबसे नीचे, यहाँ पर सीजियम है। तो याद रख लेना, पेपर में कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लेता है कि सीजियम इज द एलिमेंट, सीजियम इज द एलिमेंट हैविंग लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। सीजियम जो है वो एलिमेंट है जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है, लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में सीजियम वो एलिमेंट है जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे क्या होगी, कम होगी। ठीक है, खुशी जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? नो सर। ओके, ठीक है। अब कहता है, देखिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। मान लीजिए आपको बोला सोडियम और मैग्नीशियम। ठीक है, एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक नंबर 12। सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1। मैग्नीशियम की 1s2 2s2 2p6 3s2। लास्ट वाले दो को मेरे को ऑर्बिटल की फॉर्म में लिखना है। 1 2 3 4 5 6 और यस एक इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम 2p 1 2 3 4 5 6 और ये 3s एक ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, आपसे पूछा गया फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम की ज्यादा होगी या मैग्नीशियम की ज्यादा होगी? फर्स्ट आयोनाइजेशन मतलब न्यूट्रल मिलना चाहिए, तो किसकी ज्यादा होगी खुशी रावत जी? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम में सॉरी एस है। ठीक है, मैग्नीशियम जो है वो फुल्ली फिल्ड एस ऑर्बिटल है, इसमें फुल्ली फिल्ड एस ऑर्बिटल है और फुल्ली फिल्ड है, तो इसलिए उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम की ज्यादा होगी बजाय किसके, सोडियम के। ओके जी। अब कहता है अगर मैं बात करूं सेकंड सर मैं आयोनाइजेशन लीव कर रही हूँ। है जी, गुड़िया बस 2 मिनट बात कर लेना, सर लीव कर रही हूँ। कोई बात नहीं, कर दीजिए। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। ठीक है, तो सेकंड आयोनाइजेशन मतलब जब आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हो, तो Na पॉजिटिव और Mg पॉजिटिव, तो इसमें कितना हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। इसमें कितना हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1। तो अब ये स्टेबल हो गया, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गई इलेक्ट्रॉन निकालते ही। तो अब किसकी ज्यादा होगी, सोडियम की ज्यादा होगी बजाय किसके, मैग्नीशियम की। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ढंग से आनी चाहिए अगर आप आयोनाइजेशन एनर्जी के क्वेश्चन करना चाहते हैं तो। ठीक है, ओके अमित कुमार जी, अगला टॉपिक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगा, वो कल लाइव में ही करेंगे जब सारे बच्चे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, आज लीव करते हैं ये आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ। ठीक है बेटा।